नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि एक काफी सीरियस पैराडॉक्स पर बात करने वाले हैं। देखिए, हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। हमारे पढ़े लिखे युवा जो स्टार्टअप्स, ग्लोबल वार्मिंग, जेंडर इक्वालिटी इन सब पर घंटों बहस कर सकते हैं, वो आखिर चुनाव और वोटिंग के नाम से इतना क्यों भागते हैं? आज हम इसी आई हेट पॉलिटिक्स वाले सिंड्रोम की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि ये सोच हमारे सिस्टम को अंदर ही अंदर कैसे बदल रही है। तो चलिए इस पूरी बात को समझने के लिए सबसे पहले महान दार्शनिक प्लेटो के इस कोट को देखते हैं। सदियों पहले उन्होंने एक बहुत स्पष्ट चेतावनी दी थी कि सार्वजनिक मामलों या राजनीति से मुंह मोड़ने की सबसे बड़ी कीमत ये होती है कि आप पर वो लोग शासन करने लगते हैं जो शायद उस पद के या उस जिम्मेदारी के लायक ही नहीं हैं। ये बात ऐतिहासिक रूप से कितनी सच है और आज के समय में ये उदासीनता हम पर कितनी भारी पड़ रही है, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब सदियों पुरानी उस चेतावनी को आज की रियलिटी से जोड़कर देखिए। आजकल किसी भी युवा का इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया प्रोफाइल खोल लीजिए, बायो में अक्सर आपको ये 3 शब्द दिख ही जाएंगे: ट्रैवलर, फूडी, आई हेट पॉलिटिक्स। सुनने में तो ये बहुत कूल लगता है ना, लेकिन सोर्स मटेरियल के हिसाब से ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये पूरी पीढ़ी की मानसिकता है। एक ऐसी खतरनाक सोच जो 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले हमारे इस विशाल लोकतंत्र की जड़ों को धीरे धीरे खोखला कर रही है। आज की इस चर्चा को हम इन 5 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। पहला, युवाओं की उदासीनता। दूसरा, नेताओं की खोखली जवाबदेही। तीसरा, सब एक जैसे हैं का भ्रम। चौथा, सुधार के क्या रास्ते हैं। और अंत में, लोकतंत्र और हमारी असली जिम्मेदारी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहले थीम की, यानी राजनीति के प्रति युवाओं की उदासीनता। आखिर ऐसा क्यों है कि जो यूथ बड़ी बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम्स पर खुलकर बात करता है, वो वोटिंग मशीन से इतना दूर रहता है? सोर्स मटेरियल इस दूरी के 4 बड़े कारणों की तरफ इशारा करता है। पहला तो है राजनीति की वो गंदी छवि जो हमारे दिमाग में बैठा दी गई है। मतलब जहां देखो वहां हंगामा, विवाद या बस आरोप प्रत्यारोप ही नजर आते हैं। दूसरा, एक बहुत ही कॉमन साइकोलॉजिकल बैरियर है, यार मेरे एक अकेले वोट से भला क्या ही बदल जाएगा। तीसरा कारण है करियर का प्रेशर। एक तरफ कॉर्पोरेट दुनिया का सीधा साधा रास्ता है और दूसरी तरफ राजनीति, जहां किसी युवा और ईमानदार इंसान के लिए कोई क्लियर करियर पाथ नहीं दिखता। और चौथा, राजनीतिक वंशवाद, यानी सत्ता बस कुछ ही परिवारों के बीच घूमती रहती है, जिससे आम युवाओं को लगता है कि उनके लिए तो दरवाजे पहले से ही बंद है। अब ये जो नंबर है ना, ये बेहद दिलचस्प और सच में चौंकाने वाला है। 75। ये महज कोई रैंडम संख्या नहीं है। 2019 में केरल की एक लोकसभा सीट पर जीत और हार का मार्जिन सिर्फ 75 वोट था। बिल्कुल सही सुना आपने। ये फैक्ट उस बड़े भ्रम को पूरी तरह से तोड़ देता है कि एक वोट से कुछ नहीं होता। सोचिए, 2024 के चुनावों में करीब 35% मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाला, लेकिन इस छोटे से आंकड़े से साफ समझ आता है कि चुनाव का नतीजा पलटने के लिए कभी-कभी मुट्ठी भर वोट ही काफी होते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, नेताओं की खोखली जवाबदेही। लोकतंत्र में हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों की अकाउंटेबिलिटी का असली सच क्या है? आइए इसे कुछ ठोस आंकड़ों से समझते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर का ये डेटा स्थिति को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद लगभग 46% नवनिर्वाचित सांसदों पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। 46%, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये हमारी चुनावी व्यवस्था की एक बहुत ही गंभीर और कड़वी सच्चाई को सामने लाता है कि आखिर सिस्टम में किस तरह के लोग हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर इस डेटा को थोड़ा और गहराई से एनालाइज करें तो सिचुएशन और भी सीरियस हो जाती है। कुल सांसदों में से 25% से अधिक पर हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसे बेहद गंभीर आरोप है। और यहाँ एक बड़ा पैराडॉक्स देखिए, एक तरफ इन पर इतने गंभीर मामले हैं और दूसरी तरफ इनकी औसत घोषित संपत्ति 20 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जबकि एक सांसद की आधिकारिक सैलरी तो कुछ लाख रुपए महीने की ही होती है। तो सवाल यह है कि आखिर इस जीरो अकाउंटेबिलिटी की असल वजह क्या है? सोर्स मटेरियल इसके पीछे 5 मुख्य व्यवस्थागत विफलताओं की बात करता है। पहला, चुनाव जीतने के बाद मिलने वाली 5 साल की पूरी छूट, मतलब अगले चुनाव तक कोई परफॉर्मेंस रिव्यू या नेता को वापस बुलाने का सिस्टम ही नहीं है। दूसरा, एंटी डिफेक्शन या दल बदल कानून में मौजूद लूप होल्स, जिनकी वजह से नेता आसानी से अपनी पार्टियां बदल लेते हैं। फिर आती है हमारी सुस्त न्यायिक प्रक्रिया, जहां क्रिमिनल केसेस दशकों तक चलते रहते हैं।
इसके अलावा आजकल मीडिया की प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ टीआरपी रह गई है। और हाँ, आरटीआई जैसे मजबूत कानूनों का धीरे धीरे कमजोर होना, ये सब मिलकर नेताओं को बिना किसी डर के काम करने की खुली आज़ादी दे देते हैं। चलिए अब इस विश्लेषण के तीसरे और बहुत ही अहम पड़ाव पर चलते हैं, जो है सब एक जैसे हैं वाला भ्रम। ये तुलना भारतीय राजनीति के उस नाटक को बहुत ही खूबसूरती से बेनकाब करती है जो हम अक्सर देखते हैं। चुनाव के टाइम पर जो नेता हाथ जोड़कर खुद को बहुत ही विनम्र जन सेवक बताता है, सत्ता में आते ही उसका लाइफस्टाइल किसी सम्राट जैसा हो जाता है। लाल बत्ती, बड़े बड़े बंगले, मुफ्त सुविधाएं और भारी भरकम सुरक्षा। असल में आज के समय में राजनीति एक ऐसा इन्वेस्टमेंट बन गई है जहां चुनाव का खर्च करोड़ों में होता है और सत्ता में आते ही ये एक बेहद प्रॉफिटेबल करियर बन जाता है। इसी दोहरेपन की वजह से ही युवाओं के मन में ये बात घर कर जाती है कि भाई सब के सब एक जैसे ही तो हैं। लेकिन सोर्स मटेरियल यहाँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर आर्ग्यूमेंट रखता है। सब एक जैसे हैं ये धारणा पूरी तरह से सच नहीं है। हमारे इतिहास में कई ऐसे बेहतरीन अपवाद रहे हैं जिन्होंने इसी सिस्टम में रहकर बड़े और पॉजिटिव बदलाव किए, जैसे ई श्रीधरन जी जिन्होंने दिल्ली मेट्रो का वर्ल्ड क्लास कायापलट किया, टी.एन. शेषन जी जिन्होंने चुनाव आयोग को एक नई ताकत और स्वायत्तता दी, और ई.एम.एस. नंबूद्रिपाद जिनके केरल में किए गए भूमि सुधार आज भी एक मिसाल माने जाते हैं। देखिए, लोकतंत्र का एक बहुत ही कड़वा सच ये है कि जब भी अच्छे और काबिल लोग ये सोचकर राजनीति से दूर हो जाते हैं कि सब एक जैसे हैं, तो वो जो खाली जगह बनती है ना, उसे वही बुरे तत्व भर देते हैं जो पैसे और बाहुबल का खुलकर इस्तेमाल करते हैं। खैर, समस्याओं और कमियों पर तो बहुत बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर। यहाँ हम फोकस करेंगे समाधान और सिस्टम को सुधारने के क्या रास्ते हो सकते हैं इस पर। सोर्स के मुताबिक 4 ऐसे बड़े इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं जो इस पूरे सिस्टम में एक नया बैलेंस ला सकते हैं। पहला है राइट टू रिकॉल। इसका मतलब है कि अगर कोई चुना हुआ प्रतिनिधि अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, वादे पूरे नहीं कर रहा, तो जनता के पास उसे 5 साल से पहले ही हटाने का पावर होना चाहिए। दूसरा, नोटा यानी NOTA को असली ताकत देना। अभी नोटा का कोई खास प्रैक्टिकल असर नहीं है, लेकिन सोचिए अगर किसी इलाके में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले और वहां चुनाव रद्द करके नए कैंडिडेट्स के साथ फिर से इलेक्शन हो तो क्या होगा। तीसरा बड़ा सुधार है राजनीतिक दलों को RTI के दायरे में लाना, ताकि ये जो पॉलिटिकल फंडिंग होती है वो पूरी तरह पारदर्शी हो सके। और चौथा, इलेक्शन में पानी की तरह बहने वाले अथाह पैसे पर कंट्रोल करने के लिए एक इंडिपेंडेंट और सख्त ऑडिट सिस्टम का होना। अब देखिए, ये बड़े संस्थागत सुधार तो अपनी जगह हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पर भी ऐसे कुछ प्रैक्टिकल कदम हैं जो हम उठा सकते हैं। लेख सजेस्ट करता है कि सबसे पहले वोट देने को सिर्फ एक अधिकार मत मानिए, इसे अपनी एक मिनिमम सिटीजन ड्यूटी समझिए। दूसरा, सीधा नेशनल पॉलिटिक्स पर बड़ी बड़ी बहस करने से बेहतर है कि पहले अपनी लोकल पॉलिटिक्स जैसे ग्राम पंचायत या नगर निगम को समझें और उसमें हिस्सा लें, क्योंकि सड़क, स्कूल और अस्पताल जैसी बेसिक चीजें तो वहीं से सुधरेंगी ना। और तीसरा कदम है अवेयर होना। वोटर हेल्पलाइन या माई नेता जैसे ऐप्स का यूज करके चुनाव से पहले अपने कैंडिडेट्स का बैकग्राउंड और उनका ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक करें। और हाँ, ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि सब कुछ सिर्फ डार्क और नेगेटिव नहीं है। सोर्स में कुछ ऐसी उम्मीद की किरणों का भी जिक्र है जो बताती हैं कि बदलाव धीरे धीरे ही सही पर शुरू हो चुका है। हमारे सामने ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले आउटसाइडर्स भी अपनी मेहनत से राज्यों के मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावा प्रजा फाउंडेशन जैसी संस्थाएं बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं जो जमीनी स्तर पर वोटर्स को लगातार जागरूक कर रही हैं। एक और बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड ये देखने को मिल रहा है कि अब IIT और IIM जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स के पढ़े लिखे युवा भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एंट्री ले रहे हैं। और भले ही सोशल मीडिया की हम 1000 आलोचनाएं कर लें, लेकिन कई बार एक छोटा सा वायरल वीडियो रातों रात ऐसी सीधी जवाबदेही तय कर देता है जो शायद ढेरों RTI मिलकर भी ना कर पाएं। अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो इस पूरी चर्चा का सार है, लोकतंत्र और उसमें हमारी असल जिम्मेदारी। ये शायद इस पूरे एनालिसिस का सबसे स्ट्रॉन्ग और सोचने पर मजबूर कर देने वाला पॉइंट है। अगर हम गहराई से सोचें तो राजनीति से नफरत करना या उससे दूर भागना सच में एक लग्जरी है। जी हाँ, एक ऐसी विलासिता जिसे सिर्फ वो प्रिविलेज्ड वर्ग अफोर्ड कर सकता है, जिसके पास पैसा है, साधन है और ढेरों विकल्प मौजूद हैं।
लेकिन जरा उस किसान के बारे में सोचिए जिसकी फसल का दाम सीधे सीधे सरकार की नीतियां तय करती हैं, या उस मजदूर के बारे में जिसकी रोजी रोटी राजनेताओं के फैसलों पर टिकी है। इन कमजोर और वंचित वर्गों के पास राजनीति से दूर भागने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब भी पढ़ा लिखा वर्ग चुनावी प्रक्रिया से दूर होता है ना, तो वो सिर्फ खुद को अलग नहीं कर रहा होता, बल्कि वो उन लाखों लोगों की आवाज को भी कमजोर कर रहा होता है जिन्हें इस सिस्टम में उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और इसी विचार को समेटते हुए हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के इस बेहद पावरफुल कोट के साथ आज की इस चर्चा को खत्म करेंगे। उन्होंने कहा था, हम वो सरकार पाते हैं जिसके हम लायक होते हैं। ये बात बहुत सीधी है, पर थोड़ी चुभने वाली भी है। एक सफल लोकतंत्र कोई ऐसी मशीन नहीं है जो एक बार चालू कर दी और खुद ब खुद हमेशा सही दिशा में चलती रहेगी। इसे चलाने के लिए नागरिकों के सवालों, उनके सोच समझ कर दिए गए वोटों और उनकी लगातार भागीदारी के ईंधन की जरूरत होती है। अगर हमें एक बेहतर सरकार चाहिए, एक ज्यादा अकाउंटेबल सिस्टम चाहिए, तो सबसे पहले हमें अपनी ये उदासीनता छोड़नी होगी और एक बेहतर नागरिक बनना होगा। अब अगली बार जब भी कोई बहुत ही प्राउडली ये कहे ना कि आई हेट पॉलिटिक्स, तो इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा कि ऐसा कहकर वो अनजाने में लोकतंत्र का कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही, इस पर जरूर सोचिएगा।